नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए प्रथम प्रतिश्रुति का 53वां अध्याय। प्रथम प्रतिश्रुति से संबंधित सारे अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अन्य उपन्यास और कहानियों का लिंक भी आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। आप वहां जाकर के चेक कर सकते हैं और अपने मनपसंद लेखकों की कहानियां सुन सकते हैं। अब तक हमने प्रथम प्रतिश्रुति में देखा था कि सत्य काशी अपने पिता के पास जाना चाहती है, किंतु अपने बेटी की उचित शिक्षा के लिए वह जाना अपना स्थगित करती है। किंतु नव कुमार एक पंडे को ले आता है। अब आगे पंडा जी उनको ले जाएंगे, नव कुमार इसलिए इन्हें ले आया। सत्य ने घूंघट काट लिया, गले में आंचल डालकर दूर से प्रणाम किया। नव कुमार ने उदास गले से कहा, ले आया इनको, ये काशी के विख्यात आदमी है, रमेश्वर पांडा। मेरे एक मित्र की माँ इनके साथ जा रही है, उन्हीं से कहा था कि कृपा करके यदि तुम्हें भी अपने साथ ले जाएं, वहाँ तुम्हें तुम्हारे पिताजी के पास पहुँचा देंगे। ये तो जाने को राजी हैं। अगली पूर्णिमा को यात्रा। सत्य के सिर पर का घूंघट नहीं हिला, लेकिन उसकी आवाज़ साफ सुनाई पड़ी, अरे नहा की पंडा जी को कष्ट दिया है, मैं अभी नहीं जा रही हूँ। नहीं जा रही हो? नहीं, नव कुमार ने जरा गर्म होकर कहा, मगर एकाएक जाने की जब सनक सवार होगी तो फिर ये कहाँ मिलेंगे? नहीं, सो तो नहीं मिलेंगे। उस समय ना हो तो तुम्हें कष्ट करना। ओह चालाकी, तो ये पहले ही कहना था, इस वजीयत में नहीं पड़ता। आपको मैंने नाहक की कष्ट दिया पंडा जी, ये नहीं जाएंगी। पंडा जी लेकिन इस मामूली सी बाधा से नहीं हिले। काशी धाम की महिमा बताने के लिए बहुत कुछ कहा। सत्य ने विनय के साथ जवाब दिया, बाबा विश्वनाथ ने खींचा नहीं, यह तो समझ ही पा रही हूँ। जब खींचेंगे तो बिना गए चारा ही ना रहेगा। नव कुमार ने पूछा, अचानक विचार बदल जाने की वजह? सत्य ने अब की भी विनय के ही साथ कहा, सुवर्ण छोड़ेगी नहीं, वह जाएगी तो स्कूल की बड़ी कमाई होगी। नव कुमार तो सदा ही विरह कातर हो जाता है, फिर उल्टे सुर के गीत क्यों गाने लगा। सत्य काशी नहीं जाएगी, यह सुनकर तो उसकी जान में जान आ जानी चाहिए थी। तुनक क्यों उठा? आखिर नव कुमार के भी तो मन नाम की एक चीज है, और उस मन क्या में भी एक तत्व है। सत्य के काशी जाने को सुनकर उसने मन को मना लिया था, सोच लिया था कि इस बीच वह माँ को कुछ दिनों के लिए कलकत्ता ले आएगा। उसके मन में पिता के मरने के बाद से ही कहाँ तो एक अपराध बोध का कोई कांटा गड़ा हुआ है। माँ ने यहाँ आना नहीं चाहा, लेकिन उन्हें महातीरथ काली घाट का दर्शन कराना फर्ज था। जिस कलकत्ता में इन लोगों के इतने साल गुजर गए, वहाँ उसकी माँ एक बार बेग के लिए भी नहीं आई। पहले इस बात की चिंता इतनी प्रबल नहीं थी। दफ्तर के एक मित्र ने जब से धिक्कारा है तब से हुई है। उसके मित्र यह सुनकर अवाक रह गए कि नव कुमार की माँ आज तक कलकत्ते के डेरे पर नहीं आई। नव कुमार की को बीवी प्रस्त कहकर मित्र ने फटकारा। तभी से उसके दिमाग में यह बात चक्कर काट रही थी। यह बात भी घूम रही थी कि माँ को स्वाधीन भाव से रखना होगा, स्त्री के हुक्म पर नहीं। इसके सिवाय भी कुछ मंसूबा है, कुछ शौक पूरा कर लेने का इरादा था, जो सत्य के रहते पूरा नहीं हो सकता। जैसे गुड़गुड़ी पीना, दुनिया भर के लोग पीते हैं, एक सत्य का पति ही नहीं पी पाएगा, यह कैसा जुल्म है। सत्य की गैर मौजूदगी में आदत डाल ली जाए और तब उसे बताया जाए कि वैद्य जी ने पीने को कहा था। अब छोड़ने से पेट की गड़बड़ी शुरू हो जाती है, तब शायद इजाज़त मिल जाए। और भी बाजी रखकर ताश खेलना, तकिया लगाए कितने लोग इस खेल से कितनी कमाई कर रहे हैं, मगर यहाँ सत्य की कसम सिर के ऊपर तलवार सी झूल रही है। इतने बाधा बंधन के बीच रहते रहते दम घुटने लगा है। लेकिन बारुईपुर में तो नव कुमार बिल्कुल आज़ाद था। ये सब शौक उसने वहाँ क्यों नहीं पूरे किए? यह भी मनस्तत्व है। उस समय नव कुमार का मनोभाव और तरह का था। उस समय हर वक्त विरह की ही तड़प थी। ऐसा कुछ करने को जी नहीं चाहता था जो सत्य को पसंद ना हो, लेकिन अब उसका मन बदल गया है, खास करके पुलिस वाली उस घटना के बाद। नव कुमार को लगा सत्य दिन दिन नीरस काट हुई जा रही है। अब मानो वह समझ रहा है, पुरुष होते हुए भी वह सदा पराधीन है। सत्य की इच्छा अनिच्छा, सत्य की रुचि अरुचि, उसकी त्योरियों पर बल भय ने मानो उसे एड़ी चोटी से बांध रखा है। क्यों बाबा, कोई तो इतना बंधा हुआ नहीं है। यही तो मुखर्जी बाबू
कैसा मिजाज, कैसा रौब। बेचारी सौदा दी बुढ़ापे में उनकी गृहस्थी करने आई, तो भी यह सब झेलना पड़ रहा है, मन रखकर चलना पड़ता है। उन्हीं के यहाँ तो ताश का उतना बड़ा अड्डा है। सौदादी डब्बा डब्बा पान लगाकर अड्डे पर भेजती रहती है, नाराज तो नहीं होती। नव कुमार यह सोच भी सकता है? बिल्कुल नहीं। इसलिए नव कुमार का मन ललचा रहा था, सत्य की आड़ में शुरू तो कर ले, मगर सत्य ने सब गुड़ गोबर कर दिया। और उसका कारण भी क्या? स्वर्ण के स्कूल का हर्जा। पंडा के चले जाने के बाद नव कुमार ने फिर कहा, मित्र के आगे इज्जत नहीं रहेगी मेरी। वजह सुनने से वे मुझ पर धूल झाड़ डालेंगे। सत्य हंसी बोली, धूल झाड़ फेंकना आता हो तो धूल लगी नहीं रहती। इसके बाद नव कुमार असल बात पर आए। मैं पूछता हूँ, बेटी को विद्यावती बनाकर होगा क्या? तुमसे भी बढ़कर होगी, यही ना? गांव की पाठशाला में ही पढ़कर अगर माँ का यह मिजाज हो सकता है तो कलकत्ता शहर के फैशनेबल स्कूल में पढ़ने वाली लड़की का क्या होगा? यह तो दिव्य चक्षु से देख ही पा रहा हूँ। सत्य ने भी हंसमुख होकर कहा, तुम्हारा ऐसे दो दिव्य चक्षु हैं, यह तो मैं नहीं जानती थी। अच्छा यह तो कहो, उन चक्षुओं से और क्या क्या देख रहे हो? अच्छा मैं मरूंगी कब, यह तो कहो। हर बात को मजाक में उड़ा देने से नहीं होता। नव कुमार झुंझला गया। वही गुस्सा गुस्सा भाव बना रहता है। सत्य ने जब यह प्रतिज्ञा की कि अब गुस्से को गुस्साई नहीं बनूंगी, तो उसके पति ने उल्टी प्रतिज्ञा कर ली। गुस्से का यह सिलसिला कब तक चलता पता नहीं। एक दिन एक अप्रत्याशित घटना घट गई। सांझ को सौदा दी एक घटकी को ले आई, नाचती नाचती ही आई। कही, लड़कों को ब्याह करोगी बहू? सत्य आसमान के ऊपर से नहीं गिरी। वह हर घड़ी इस आक्रमण की आशंका से काटा हुई ही रहती है, इसलिए होशियारी से बोली, पढ़ना लिखना खत्म हो जाए तो करूंगी। सौदा ने झुंझलाई से स्वर में कहा, तेरे लड़कों का पढ़ना लिखना कभी खत्म भी होगा, इसका तो मुझे यकीन नहीं। ब्याह की उम्र तो उनकी पार होने लगी। बड़ा तो 3 पास करके निकला, उसे दम भी नहीं मारने दिया और वकालत पढ़ने में जुटा दिया। छोटा भी इम्तिहान दे ही रहा है, इसे भी निकलते न निकलते कहाँ दाखिल करा दोगी? तुम ही जानती हो। तो क्या सिर सफ़ेद करके लड़की के शादी के पाक बांधेंगे? सत्य ने हंसकर कहा, लगता है बहुत बिगड़ गई हो ननद जी, लेकिन सोच सोच देखो, आय उपाय का तो कोई रास्ता देखे बिना ब्याह कर देना ठीक नहीं। सौदा, नव कुमार के घर में क्या इतनी कमी पड़ी है कि लड़के का उपाय नहीं होंगे तो बहुओं को भात नहीं मिलेगा? कहा, माँ होकर सत्य ने ऐसी बेहया बात कही कैसे? उसकी बात जोर के साथ बोली, यह सब में मियाना छोड़ो, मैं घटकी ठकुराइन आई है, ये जो कह रही है मन देकर सुनो। 2 लड़कियां इनके हाथ में है, वंश अच्छा है, दान दहेज अच्छा देगा, लड़कियां देखने में सुंदर है, एक ही साथ दोनों को तय कर लो। और फिर मेरी मामी बुढ़िया की सोचो, बेचारी की एक साथ तो पूरी होगी। नव कुमार से अब अंदर नहीं बैठा रहा गया। वह बाहर निकला, बोल उठा, पागल की अनुमति लेकर काम करना हो तो दुनिया का सारा काम कारोबारी ठप पड़ जाए। सौदा दी, तुम घटकी ठकुराइन से लड़कियों का अता पता देने को कहो, हम लड़की देखेंगे। सत्य की प्रतिज्ञा है, गुस्से का गुस्साई अब नहीं बनेगी। इसलिए मुस्कुराकर घूंघट को जरा खींचते हुए धीमे से कहा, फिर क्या पूछ रहे ननद जी? जब खुद घर के मालिक ने ही जिम्मेदारी उठा ली। सौदा के सामने दोनों का आमने सामने बोलना जचता नहीं, इसलिए सौदा ही माध्यम रही। नव कुमार ने कहा, मजाक नहीं सौदा दी, लड़कों का ब्याह मैं जल्दी ही करूंगा। ब्याह की उम्र होने की क्या बात है, उम्र तो कब की हो चुकी। अपनी बहू से यह भी तो पूछ देखो, बुढ़े हाथी होकर ही हो जो ये लड़की फूटी पाई भी घर में नहीं ला रहे हैं। यह गलती क्या लड़कों की है? उनकी माँ ने ही उन्हें नौकरी करने नहीं दी। मैं अभागा जब जब नौकरी का खोज ले आया, इसने ना कर दिया। अजी तुम्हारी बहू के बेटे जज, मैजिस्ट्रेट, वकील, बैरिस्टर होंगे? सौदा ने समझते हुए के सुर में कहा, सो क्यों नहीं नेबू, करम ने लिखा होगा तो ठीक होगा। आखिर यह सब आदमी के ही बेटे तो होते हैं, आसमान से थोड़ा ही टपकते हैं। लेकिन उससे ब्याह में क्या अड़चन आती है? तो मैं घटकी ठकराउन से कहती हूँ बहू। सत्य ने निर्विकार होकर कहा, तुम कहती हो तो उसके ऊपर मैं क्या कहूँ? तुम माँ हो, तुम नहीं कहोगी? सत्य ने मुंह उठाकर कहा, यदि मुझसे पूछो तो मेरा ख्याल था पहले पास कर ले। अब की घटकी खनखना उठी। हाय राम, बहुएं आकर क्या तुम्हारे बेटों की कापी किताबियाँ फाड़ डालेंगी? मैं जैसे तैसे घर के बारे में नहीं पढ़ती। ये घटाल के मुखर्जी हैं, कितना बड़ा बुनियादी खानदान है, चांद सूरज इनके घर की बहू बेटियों की शक्ल में नहीं देख पाते। सत्य ने जरा मुस्कुरा कर कहा, ननद जी, घटकी ठकुराइन से कह दो, उनको लड़कियों के बारे के लिए और भी बहुत बुनियादी खानदान के लड़के मिल जाएंगे। हम उनके लायक नहीं हैं। मैं तो ऐसी लड़कियां चाहती हूँ जिन्होंने चांद सूरज का मुंह देखा हो। भाई बहन दोनों जने एक साथ चौंक उठे। मतलब
तो फिर साफ ही बताऊं, मैं थोड़ी पढ़ी लिखी लड़की चाहती हूँ। यदि स्कूल में पढ़ने वाली लड़की का पता हो। नव कुमार ने जैसे छिटक कर कहा। क्या कहा? बेटी को विद्यावती बनाकर मुराद नहीं पूरी हुई जो अब बहू भी वैसी लाओगी? किस लिए? बहू आकर तुम्हारे लड़कों को पढ़ाएगी? ठकुराइन जरा दबी हंस हंस कर बोली। आह, वह तो पढ़ाएगी बीवी। बीवी से पढ़ाई रटे बिना आज के बाजार में कौन सा मर्द आदमी गिना जाता है? आजकल तो बीवी ही मास्टर है। उसी मास्टर का सबक सिर आंखों पर। लेकिन मेरे हाथ में ऐसी मास्टर लड़की नहीं है। ये बिल्कुल नवाबी युग के बुनियादी वंश के हैं। इनकी शिक्षा दीक्षा ही और है। तो अब करना क्या है? चले। घटकी के साथ साथ सौदा भी विदा हुई। रास्ता महज एक ही गली पार करने भर का है। तो भी सांझ के बाद अकेले जाना ठीक नहीं। अभी नहीं जाती तो नवकुमार या किसी लड़के को पहुंचाने के लिए जाना पड़ता। उनके चले जाने के बाद नवकुमार जैसे फट पड़ा। घर का आखिर क्या बनना चाहती हो तुम? विद्या का वृंदावन? लड़कों की इतनी विद्या से काम नहीं चलेगा, जब बहुओं को भी ऐसी विद्या चाहिए। सत्य ने धीरे से कहा। इतने शोरगुल से क्या काम? लड़के घर में पढ़ रहे हैं। तुम्हारी आवाज से तो 2 तल्ले तक पहुंच रही है। हाँ, यह कह दूं, यदि मेरी राय मेरी इच्छा की पूछो तो कहूंगी आंधी कानी बहू नहीं चाहिए। आंधी कानी? और क्या? जो एक अक्षर नहीं पहचानती वह अंधी ही है, आंख रहते हुए भी अंधी। सत्य की इस राय के बाद घर में एक जोरों की आंधी आई, गुस्से के साथ साथ हंसी की भी। नव कुमार सबको बुला बुलाकर सत्य की इस अंधी शब्द की व्याख्या सुनाने लगा। निताई, निताई की स्त्री, मुखर्जी बाबू, उनकी मरकर बची छोटी बहू, उनकी बड़ी लड़की, सभी इस नई व्याख्या के रस से खुश होकर हंसी मजाक करने लगे। एक सौदा ही सहसा स्तब्ध हो गई। निश्वास फेंककर बोली, बहू। बहू ने गलत बात नहीं कही नींबू, आंख रहते अंधी। तेरी सौदा दीदी को ही अगर चिट्ठी लिखने का शौक रहा होता तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं हुई होती। खैर, कलकत्ता में स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों का अभाव नहीं होगा। मैं किसी दूसरे घटक को पकड़ती हूँ। गर्ज की भतीजों की विवाह नौका की पतवार वह अब अपने हाथ में लेकर ही रहेगी। खेवैया के बिना नाव बेकार ही रही है। तुड़ू ने भी यह बात सुनी। वह आशा का सपना देखने लगा, क्योंकि उसके सभी सहपाठियों का विवाह हो चुका है। 2-1 बच्चे के बाप भी बन बैठे हैं। बीच बीच में उसने सोचा है कि आखिर उसकी शादी की बात क्यों नहीं चल रही है। मुन्ना ने लेकिन हिम्मत की बात कह दी। कही अवश्य फुआ से बोला, दादा का ब्याह होता है तो हो, मुझको लेकर खींचतानी ना करना, मैं इन बातों में नहीं हूँ। सौदा ने झनक कर कहा, नहीं है? तू सन्यासी बनेगा क्या? मुन्ना बोला, क्या होऊंगा सो नहीं मालूम। सांप भी हो सकता हूँ, बैंग भी हो सकता हूँ। बैंग का मतलब होता है मेंढक। गले में गंध मादन लटकाए कुछ भी नहीं हुआ जा सकता। यह मैंने देख देख कर सीख लिया। तूने इतना कहाँ सीखा रे? रात दिन तो किताब लिए पढ़ा रहता है। वही, उसी में से सब देखा है। सौदामनी ने सोच लिया, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। 2 ही तो कुल लड़के हैं, 2 बार धूमधाम होगी। पहले बड़े भाई का ब्याह हो ले, खूबसूरत सी बहू आ जाए, फिर देखती हूँ सन्यासी रहने के साथ कैसे रह जाती है। सौदा उसी खूबसूरत की ताक में लगी रही। लड़का लेकिन 23 का हो गया। उसके लायक लड़की चाहिए तो 12 साल से कम की क्या होगी। उतनी बड़ी लड़की सुंदर मिले मुश्किल है। सुंदर लड़की पड़ी थोड़ी ही रहती है। सौदा फिर भी कोशिश करती रही। कोशिश से बाघिन का दूध मिलता है, साधना से भगवान। 2-4 को देखते देखते तुड़ू को बहू भी मिली, 12 साल की, देखने में सुंदर और पढ़ना लिखना भी जानती है। मेमो के स्कूल में 3-3 साल पढ़ी है। अब सत्य कैसे ऐतराज करेगी? सत्य ने ऐतराज नहीं किया। वह अपने बड़े लड़के का मन समझ रही है। आपत्ति दूसरी ओर से आई। आपत्ति आई एलोकेशी की तरफ से। बड़े लड़के की शादी घर पर होना ही उचित है, सभी जानते हैं। यही सब इंतजाम करने के लिए 10-1 दिन की छुट्टी लेकर नवकुमार गांव गया। सुवर्ण को साथ ले गया। सुवर्ण गिड़गिड़ाने लगी। स्कूल में गर्मी की छुट्टियां पड़ गई हैं। सत्य नहीं चाहती थी लड़की इतने दिनों के लिए दूर रहे। फिर तो पढ़ाई गई, 10 दिन यूं ही बीतेंगे, फिर उसके भैया का ब्याह। लेकिन ना करना कठिन था। नवकुमार शायद कहे, ईर्ष्या से तुम बिटिया को अपनी दादी के पास नहीं जाने देती। इसलिए उसने हंसकर कहा, तो जा, पेड़ों के आम खा खा कर मोटी ताजी होकर आना। याद रखना, भैया की शादी में खूब खटना पड़ेगा। नवकुमार ने कहा, सुनो, बिटिया को वह घाघरा बागरा मत देना, और जो कपड़े हैं वही दो। सत्य ने इस सलाह को समीचीन माना। नतनी को घाघरा पहने देख एलोकेशी फजीहत करेंगी, सो माँ की पुरानी नीलांबर जामदनी पहनकर अपनी साड़ियाँ जोती ले देकर स्वर्ण बड़े उत्साह के साथ बाप के साथ रवाना है। और यही शायद काल हो गया। घर में कदम रखते ही आफत आ गई। साड़ी में लिपटी नतनी को देखकर एलोकेशी बोल उठी, बेटे की ब्याह तो बड़ी तैयारी कर रहे ने हुआ,
मैं पूछती हूँ, इतनी बड़ी बेटी को घर में पोसकर कोई बेटे का ब्याह करता है? एक दूसरी महिला भी सभा को जगमगा वहां बैठी थी। चीनी चीनी करके भी चीन नहीं पा रहा था नव कुमार। नहीं पहचान सका, वह भी बोल उठी, छी, नींबू की इतनी बड़ी लड़की, हाय राम। और नींबू लड़के के ब्याह की चिंता में पड़ा है। एलोकेशी ने बहू की मनमानी और फिर बेटे की भड़ुआ वाली हालत की तीखी आलोचना करके कहा, मैं तुझसे यह कह रखती हूँ मुक्ता, उस बहू की बदअकली से ही इस खानदान के 14 पुरुष नरक में जाएंगे। नव कुमार ने समझाने की कोशिश की, बच्ची की उम्र ही कितनी है, बहुत तो 8 साल। बनावट जरा माँ जैसी है, इसलिए लड़के की उम्र बल्कि ज्यादा हो गई है। दोनों महिलाओं के जोर गले में वह कहना ना टिका। उन्होंने कहा, इस लड़की की उम्र 8 साल है, कोई आखिर घास खाए तो नहीं खाता? ताज्जुब है। एलोकेशी नतनी के जन्म का समय भूल गई। नाती की आयु 23 हो गई, यह भी नहीं मानना चाह रही थी। जरा देर बाद नव कुमार को पता चला वह स्त्री उसकी सखी माँ की लड़की मुक्तकेशी है। कुछ दिनों के बाद माँ के पास से आई है। बेचारी स्वर्ण सोच रही थी, आते ही अमरूद के पेड़ पर चढ़ेगी, पोखरेगी और भागेगी, टोले में घूमेगी, फूल तोड़ेगी, लेकिन उसकी जगह ऐसी ऐसी बातें। सक पकाई खड़ी रही बेचारी। आखिर एलोकेशी ने राय दी, लड़के का ब्याह कर रहे हो करो, पर जी जान से लड़की के लिए दुल्हा खोजो, जिसमें से एक ही यज्ञ में दोनों हो जाए। खोज देकर लड़की को घिन्नी ना कहेंगे लोग बाग? मुक्तकेशी ने बड़े उत्साह से कहा, इस लड़की के लिए दूल्हे की कठिनाई नहीं होगी सखी माँ। लड़की तो रूप की रानी है, आज कहे तो कल मिल जाए, मैं देखती हूँ। लेकिन ऐन इसी वक्त वज्रघात हुआ। स्वर्ण बोल उठी, अभी भी आ? माँ बाबूजी को मार नहीं डालेगी? मैं अभी अभी नई क्लास में। बात ही नहीं पूरी हो पाई, एक तीखा आंत्रनाद आंधी का आवेग लिए स्वर्ण पर टूट पड़ा। मानो, क्या कहा? क्या कहा? माँ बाबूजी को मार डालेगी? हाय रे नींबू, यह सुनने से पहले मेरी मौत क्यों नहीं आई रे? अरे मुक्ता, एक लोटा पानी लाकर मेरे माथे पर डाल, नहीं तो मेरा तालू फट जाएगा। तू जरा देख तो, कामरूप कामाख्या की किस ड्रायन बहू के हाथ अपने इकलौते बेटे को सौंप कर बैठी हूं मैं। माँ के इस आक्षेप से नव कुमार ने और कुछ नहीं सूझा और बेटी के गाल पर तड़ाक से एक थप्पड़ जमा दिया।